सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। खंड अ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पाकिस्तान को स्वतंत्रता खाली स्थान को प्राप्त हुई थी। उत्तर 14 अगस्त 1947। दूसरा, पाकिस्तान खाली स्थान राज्य निर्माण सिद्धांत को मानता है। उत्तर द्वि। तीसरा, भारत पाक के मध्य सबसे प्रमुख समस्या खाली स्थान है। उत्तर कश्मीर विवाद। चौथा, शिमला समझौते पर पाक प्रधानमंत्री खाली स्थान ने हस्ताक्षर किए थे। उत्तर जुल्फिकार अली भुट्टो। पांचवा, कारगिल युद्ध दिनांक खाली स्थान से दिनांक खाली स्थान के मध्य हुआ था। उत्तर 26 मई से 17 जुलाई तक। छठवा, कारगिल युद्ध की योजना पाकिस्तानी जनरल खाली स्थान ने बनाई थी। उत्तर मुशर्रफ। सातवां, आगरा शिखर वार्ता खाली स्थान एवं खाली स्थान के मध्य हुई थी। उत्तर जनरल मुशर्रफ एवं अटल बिहारी वाजपेयी। आठवां, भारत ने दिनांक खाली स्थान को नाभिकीय परमाणु परीक्षण किया था। उत्तर 11 मई 1998। खंड ब, एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, शिमला समझौता कब हुआ? उत्तर 1972 में। प्रश्न क्रमांक 2, सन 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? उत्तर चीन ने। प्रश्न क्रमांक 3, बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? उत्तर 16 दिसंबर 1971। प्रश्न क्रमांक 4, पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? उत्तर 14 अगस्त 1947 को। प्रश्न क्रमांक 5, शिमला समझौते के समय भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फी अलीकार भुट्टो थे। प्रश्न क्रमांक 6, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया? उत्तर 1998 में पोखरण में। प्रश्न क्रमांक 7, भारत पाक प्रथम युद्ध के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न क्रमांक 8, कश्मीर विवाद का आरंभ किस प्रधानमंत्री के शासनकाल से आरंभ हुआ? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 9, आगरा शिखर वार्ता कब हुई? उत्तर 1998 में। प्रश्न क्रमांक 10, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर नवाज शरीफ। प्रश्न क्रमांक 11, दिल्ली समझौता कब हुआ? उत्तर 1973 में। प्रश्न क्रमांक 12, भारत पाक सलाल संधि कब हुई? उत्तर सन 1978 में। प्रश्न क्रमांक 13, LTTE का विस्तृत रूप लिखिए। उत्तर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। प्रश्न क्रमांक 14, दक्षेस के सदस्यों के नाम लिखिए। उत्तर दक्षेस के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव एवं अफगानिस्तान है। प्रश्न क्रमांक 15, दक्षेस का 11वां शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? उत्तर 2002 में काठमांडू में। प्रश्न क्रमांक 16, भारत नेपाल के मध्य नई पारगमन संधि किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1999 में। प्रश्न क्रमांक 17, आतंकवाद का क्या अर्थ है? उत्तर हिंसा के द्वारा लोगों में भय उत्पन्न करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करना आतंकवाद कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 18, TULF का विस्तृत रूप लिखिए। उत्तर तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। प्रश्न क्रमांक 19, एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, उस देश का नाम बताइए। उत्तर भूटान। प्रश्न क्रमांक 20, साप्टा का पूरा नाम लिखिए। उत्तर दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन। प्रश्न क्रमांक 21, फरक्का समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ? उत्तर फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। प्रश्न क्रमांक 22, भारत पाक प्रथम युद्ध के समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न क्रमांक 23,
कश्मीर विवाद किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? उत्तर पंडित नेहरू। प्रश्न क्रमांक 24, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर नवाज शरीफ। प्रश्न क्रमांक 25, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? उत्तर 1971। प्रश्न क्रमांक 26, सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है? उत्तर दक्षिण एशिया का। प्रश्न क्रमांक 27, शिमला समझौता कब हुआ था? उत्तर 1972। प्रश्न क्रमांक 28, 1965 में भारत पर किस देश ने आक्रमण किया था? उत्तर पाकिस्तान ने। प्रश्न क्रमांक 29, बांग्लादेश नाम का राज्य कब अस्तित्व में आया? उत्तर 1971 में। बच्चों, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? उत्तर नेपाल में लोकतंत्र की बहाली, इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। नेपाल में अतीत में एक हिंदू राज्य था, फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक राजतंत्र रहा। संवैधानिक राजतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियाँ और आम जनता एक ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और नेपाल में लोकतंत्र की राह अवरुद्ध हो गई। दूसरा, आखिरकार लोकतंत्र समर्थक मजबूत आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा और समस्याओं से भरा रहा। प्रश्न क्रमांक 2, भारत को किन कारणों से नाभिकीय परीक्षण हेतु विवश होना पड़ा? उत्तर पाकिस्तान लगातार अपनी सामरिक शक्ति में वृद्धि कर रहा था। उसने 1988 में गौरी मिसाइल का परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर थी। अतः भारत को पाकिस्तान को एहसास दिलाने के लिए 11 मई एवं 13 मई 1998 को विवस्था में 5 नाभिकीय परीक्षण करने पड़े। प्रश्न क्रमांक 3, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में भारत के सहयोग की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। उत्तर नेपाल में 240 वर्षों से चली आ रही राजशाही 28 मई 2008 को समाप्त हो गई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए नैतिक, राजनैतिक व राजनीतिक समर्थन प्रदान किया। भारत ने नई लोकतांत्रिक सरकार के साथ रेल सेवा, नागरिक विमान सेवा, नए पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा भारत नेपाल सीमा पर एक नए कन्वेंशन हॉल का निर्माण कार्य हेतु समझौता किया। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री प्रचंड पुष्प कमल दहल तथा राष्ट्रपति रामबलन यादव की भारत यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। साथ ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत नेपाल संबंध विशिष्ट है। प्रश्न क्रमांक 4, नेपाल में राजशाही समाप्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य श्री के.बी. गुरुंगा ने अंतरिम स्पीकर की हैसियत से एक प्रस्ताव 2007 में नेपाल को गणतंत्र घोषित किया। इस प्रस्ताव में चुनाव के बाद घोषित राष्ट्रपति देश का राष्ट्र प्रमुख होगा। नेपाल में नए राष्ट्रपति डॉक्टर रामचरण यादव, उपराष्ट्रपति परमानंद और माओवादी नेता पुष्प कमल दहल गणतांत्रिक नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेपाल की नई सरकार ने भारत के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का आश्वासन दिया। प्रश्न क्रमांक 5, सार्क का आशय तथा इसकी समस्याएं लिखिए। उत्तर सार्क अंग्रेजी में इसका नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। संक्षेप में इसे दक्षेस भी कहा जाता है। दक्षेस की समस्याएं, भारत सार्क में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और आशा करता है कि सार्क क्षेत्र में देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक प्रभावशाली साधन के रूप में इसका विकास होगा, जैसा कि चार्टर के अधीन अपेक्षा की जाती है। वस्तुस्थिति यह है कि कोई 2 दशक पहले जब दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस के गठन की परिकल्पना की गई थी तो इसके माहौल उत्साहपूर्ण थे, लेकिन सन 1985 में इसके औपचारिक रूप से गठन के साथ ही यह अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर बढ़ने के बजाय सदस्य देशों के शिखर पुरुषों और राजनयिकों के सालाना मिलन का एक मंच मात्र बनकर रह गया है। जबकि आज इस संगठन के 2 प्रमुख सदस्यों भारत और पाकिस्तान के बीच तलवारें तनी हुई हैं।
तथा नेपाल व श्रीलंका में गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं। इस मंच की सार्थकता पर भी सवाल उठना लाजमी है। प्रश्न क्रमांक 6, पूर्वी पाकिस्तान ने अपने को स्वतंत्र बांग्लादेश कब घोषित किया? उत्तर, पूर्वी पाकिस्तान ने अपने को स्वतंत्र बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को घोषित किया। प्रश्न क्रमांक 7, भारत बांग्लादेश के मध्य न्यूमूर द्वीप विवाद के क्या कारण थे? उत्तर, न्यूमूर द्वीप भारत व बांग्लादेश की भौगोलिक सीमाओं के समीप स्थित बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप का क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर है। 1974 में इस द्वीप की खोज हुई थी। यह द्वीप भारतीय सीमाओं में स्थित है, फिर भी बांग्लादेश इस द्वीप पर अपना दावा करता है। वर्तमान में यह द्वीप भारत के अधिकार क्षेत्र में है। प्रश्न क्रमांक 8, भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या पर टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए, अथवा चकमा शरणार्थियों की समस्या क्या है समझाइए। उत्तर, बांग्लादेश में हिंदुओं और बाहरी मुसलमानों की स्थिति सुरक्षित न होने के कारण वे लोग अनाधिकृत रूप से भारत के सीमावर्ती प्रदेशों असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम में प्रवेश करके वहां की स्थिति को बिगाड़ दिया है। इसके अतिरिक्त चकमा शरणार्थियों के भारत से बांग्लादेश वापस न जाने के कारण भी भारत और बांग्लादेश संबंधों में उत्तेजना पैदा हो गई। असम आंदोलन का मूल कारण ये विदेशी आगंतुक ही है। यहाँ अनाधिकृत प्रवेश आज भी जारी है, जिसे रोकने के लिए भारत सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार लगाने का प्रयास किए, किंतु बांग्लादेश ने उसका तीव्र विरोध किया। तब भारत ने अपना इरादा बदल दिया। प्रश्न क्रमांक 10, भारत बांग्लादेश के बीच गलियारा विवाद को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत बांग्लादेश के मध्य गलियारा विवाद बांग्लादेश के 3 विधा क्षेत्र विवाद मूलतः तत्कालीन कूच बिहार नरेश द्वारा अपनी रियासत को भारत में विलय करने में विलंब के कारण उत्पन्न हुआ। विलय होते समय 178 मीटर लंबी, 85 मीटर चौड़ी 3 विधा भूमि पहले पाकिस्तान और भारत के मध्य में एवं बांग्लादेश बनने पर उसके साथ विवाद का विषय बन गया। यह एक ऐसी भूमि है जिसके 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है। यह भारत के कुचिलबाड़ी क्षेत्र के नागरिक इस गुलियारा नुमा क्षेत्र का खुलकर उपयोग करते आ रहे हैं, किंतु बांग्लादेश के दाहा ग्राम और मंगरपार के निवासियों को काफ़ी घूमकर दूसरी ओर के बांग्लादेशी गांव को पहुंचना पड़ता है। बांग्लादेश इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाहता था, किंतु भारत इसके लिए तैयार नहीं है। अंत में 1992 को भारत ने इस शर्त पर पट्टे को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया कि इस भूमि पर भारत की प्रभुसत्ता रहेगी और भारत भी इसका उपयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते रहेंगे। इस समझौते से बांग्लादेश संतुष्ट नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10, भारत बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण लिखिए। उत्तर, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के कारण इस प्रकार है। पहला, न्यूमूर द्वीप विवाद। दूसरा, मुहरी नदी विवाद। तीसरा, चकमा शरणार्थी समस्या। चौथा, 3 विधा गलियारा विवाद। 5वां, फरक्का बांध विवाद। प्रश्न क्रमांक 12, भारत नेपाल विवाद के 2 प्रमुख मुद्दे लिखिए। उत्तर, भारत नेपाल विवाद के 2 प्रमुख मुद्दे इस प्रकार है। पहला, नेपाल की ढुलमुल विदेश नीति एवं चीन की ओर झुकाव। दूसरा, पाकिस्तान से खुलकर संबंध बढ़ाने के कारण। प्रश्न क्रमांक 13, श्रीलंका की तमिल समस्या के समाधान के लिए भारत के योगदान को लिखिए, अथवा श्रीलंका की जातीय समस्या के हल के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। उत्तर, तमिल समस्या श्रीलंका की आंतरिक समस्या थी, लेकिन इस समस्या का प्रभाव भारत पर भी पड़ा और श्रीलंका से हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत आए, जो भारत के लिए एक समस्या बन गई। दूसरी ओर श्रीलंका सरकार ने तमिलों का दमन ही नहीं अपितु आर्थिक नाकेबंदी भी कर दी, जिससे वे भूखों मारने की स्थिति में आ गए। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत ने हवाई मार्ग से तमिलों को राहत सामग्री पहुंचाई। भारत के इस हस्तक्षेप के कारण श्रीलंका ने इस समस्या के समाधान के लिए समझौतावादी रुख अपनाकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कोलंबो में एक समझौता 29 जुलाई 1987 को किया। इस समझौते में श्रीलंका से शांति बनाए रखने के लिए भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को स्वीकार करते हुए भारत को समझौते के गारंटर की भूमिका दी गई। भारत ने श्रीलंका में शांति बनाए रखने के लिए
भारतीय शांति रक्षक दल भेजा, जिसके प्रयासों से वहां राष्ट्रपति के चुनाव, प्रांतीय परिषदों और संसद के चुनाव हुए। निर्वाचित राष्ट्रपति रणसिंह प्रेमदासा के कारण शांति रक्षक वापस लौट आए। बच्चों, अब हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, भारत बांग्लादेश के मध्य तनाव के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश में जो भी सरकारें बनी उनका भारत के प्रति कठोर रुख था। इन शासकों ने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थन नीति अपनाई। भारत एवं बांग्लादेश में तनाव के कारण इस प्रकार है। पहला, फरक्का बांध विवाद। एक अंग्रेज इंजीनियर ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि यदि कलकत्ता बंदरगाह को नष्ट होने से बचाना है तो मुर्शिदाबाद नामक स्थान पर एक बांध बनाया जाए। 1951 में इस बांध के निर्माण की घोषणा की गई और बाद में बांध का निर्माण कर दिया गया। बांग्लादेश जब अस्तित्व में आया तो उसने इस पर आपत्ति की और कहा कि इस बांध के कारण बांग्लादेश की वादियों में पानी की कमी हो जाएगी। सन 1976 में मौलाना भासानी ने घोषणा की कि वह अपने समर्थकों के साथ भारतीय सीमा में प्रवेश कर बांध को तोड़ देंगे। भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया। बांग्लादेश की सरकार के प्रतिबंध के कारण भासानी का यह अभियान स्थगित हो गया, परंतु दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गई। विवाद का दूसरा कारण, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे थे। इस कारण काफ़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भारत आए। श्री जयप्रकाश नारायण ने बांग्लादेश की सरकार से अपील की कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों को रोके। बांग्लादेश के राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया, फिर भी अत्याचार बंद नहीं हुआ। परिणामतः दोनों देशों में तनाव बना रहा। तीसरा, न्यूमूर द्वीप विवाद। सन 1974 में बंगाल की खाड़ी में नए प्रकट हुए द्वीप भारत के निकट होने के कारण भारत ने इस द्वीप पर अपना अधिकार जता दिया। बांग्लादेश भी इस पर अपना दावा जताने लगा एवं उसके सैनिक जहाज द्वीप के आसपास गश्त करते रहे, तो भारत ने अपनी सुरक्षा गश्ती दलों को द्वीप में उतारकर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। चौथा, अक्टूबर 1977 में बांग्लादेश में राष्ट्रपति जियाउर रहमान की तख्ता पलटने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। वहां की सरकार ने आरोप लगाया कि इस षड्यंत्र के पीछे भारत सरकार का हाथ है। भारत सरकार ने इसका विरोध व्यक्त किया। परिणाम स्वरूप दिल्ली स्थित राजदूत ने क्षमा मांगी, परंतु दोनों देशों में तनाव यथावत बना रहा। पांचवा, जब भारत ने अपनी सीमा पर आसाम में कांटेदार तार लगाने का कार्य प्रारंभ किया तो बांग्लादेश के सैनिकों ने उन पर गोलीबारी की। इससे दोनों देशों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रश्न क्रमांक 2, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के गठन की विवेचना कीजिए अथवा दक्षेस के महत्व को लिखिए। उत्तर, 8 देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, इनका क्षेत्रीय संगठन सार्क कहलाता है। इस संघ की स्थापना का विचार बांग्लादेश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने सन 1980 में दिया था। 2 अगस्त सन 1983 में नई दिल्ली में इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की घोषणा की गई। इसके बाद सन 1985 में पुनः भूटान में विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें सार्क के चार्टर तथा ढाका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कर इस संघ के निर्माण की घोषणा की गई। बच्चों, अब हम सार्क के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला, शिखर सम्मेलन। सार्क देशों का प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन होगा। दूसरा, मंत्रिपरिषद। सार्क देशों के लिए विदेश मंत्रियों की परिषद को मंत्रिपरिषद का नाम दिया गया है। 6 मास में एक बैठक का होना अनिवार्य है। तीसरा, स्थायी समिति। यह विदेश सचिवों की समिति है। यह विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करती है। चौथा, कार्यकारिणी समितियाँ। स्थायी समिति द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। पांचवा, सचिवालय। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। महासचिव की नियुक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा 2 वर्ष के लिए की जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, भारत पाक कलह अथवा विवाद के मूलभूत कारणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत पाक कलह के मूलभूत कारण इस प्रकार है।
पहला, राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों में भिन्नता। अपनी स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में भारत ने राष्ट्र निर्माण में समन्वित राष्ट्रीयता को स्वीकार किया है, जबकि पाकिस्तान ने धर्म और कट्टर संप्रदाय को अपनाते हुए टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनी विदेश नीति का मूल उद्देश्य बनाया। अतः सिद्धांतों की भिन्नता ने दोनों देशों के निकट लाने के बजाय उनके बीच में विवाद का कारण स्पष्ट कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का उल्लंघन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान की सीमा विभाजन के साथ देश में स्थापित रजवाड़ों को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि उनके शासक अपनी इच्छा के अनुसार भारत या पाकिस्तान में अपनी रियासतों का विलय कर सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। इस शर्त का भारत और पाक सम्मान करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को उसकी मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या के आधार पर अपने में मिला लेने के लिए सैनिक हमला कर दिया और यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया। तीसरा, पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को बढ़ावा। पाकिस्तान भारत से 3 युद्ध हार चुका है, अतः उसने अप्रत्यक्ष रूप से कबालियों और विदेशी आतंकवादियों को प्रश्रय देना शुरू कर दिया है। उन्हें प्रशिक्षित कर कश्मीर में घुसपैठ कराकर भारत में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप दोनों देशों के संबंध खराब होने लगे। चौथा, चीन और अमेरिका द्वारा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को प्रोत्साहन देना। भारत की स्वतंत्र गुटनिरपेक्षता की नीति अमेरिका और चीन के स्वार्थों को पूरा करने में बाधक सिद्ध होने के कारण उन्होंने भारत में अस्थिरता पैदा करने हेतु पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता देकर उसके विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास शुरू कर दिया है। ये राष्ट्र हर उस समस्या जो भारत को पीड़ित कर सकती है उसका समर्थन कर भारत को परेशान करते रहते हैं। इन कारणों के परिणाम स्वरूप भारत पाक कलह हमेशा के लिए बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4, शिमला समझौते को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 3 जुलाई 1972 को शिमला में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जो शिमला समझौते के नाम से प्रसिद्ध है। इस समझौते की महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। पहला, दोनों राष्ट्र अपने पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत और मान्य शांतिपूर्ण ढंगों से हल करने के लिए दृढ़ संकल्प है। दूसरा, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सार्वभौम समानता का सम्मान करेंगे। तीसरा, दोनों राष्ट्र एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी का प्रयोग नहीं करेंगे। चौथा, दोनों देशों द्वारा परस्पर विरोधी प्रचार नहीं किया जाएगा। पांचवा, समझौते में यह तय पाया गया कि दोनों देश परस्पर सामान्य संबंध स्थापित करने के लिए लगातार प्रयत्न करेंगे। संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, जल, थल, हवाई यात्रा को पुनः चालू करने के लिए वार्ताएं की जाएगी। आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग के संबंध में भी शीघ्र वार्ताएं की जाएगी। छठवां, स्थायी शांति हेतु भी अनेक प्रयत्न किए जाने का समझौते में उल्लेख था। इसके लिए दोनों देशों को अपनी सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापस बुलाना था। प्रश्न क्रमांक 5, सार्क संगठन के मुख्य उद्देश्य लिखिए। उत्तर, सार्क संगठन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, दक्षिण एशिया में स्थित देशों की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना। दूसरा, दक्षिण एशिया के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में तीव्रता लाना। तीसरा, सदस्य देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना। चौथा, परस्पर सहयोग व विचार विमर्श द्वारा एक दूसरे के देशों की समस्याओं का मूल्यांकन करना। पांचवा, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग की भावना को दृढ़ करना। छठवां, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी व वैज्ञानिक क्षेत्रों में परस्पर सहायता प्रदान करना। सातवां, जो विषय सामान्य हित के है उनके संबंध में अंतर्राष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों को सहयोग देना। प्रश्न क्रमांक 6, भारत नेपाल संबंधों को लिखिए। उत्तर, भारत नेपाल के मध्य सांस्कृतिक संबंध हजारों वर्ष पुराना है। नेपाली संस्कृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत नेपाल की आर्थिक सहायता करते हुए औद्योगिक विकास में साथ देता है। नेपाल का वैदेशिक व्यापार भारत से होकर गुजरता है। भारत ने नेपाल को यातायात और परिवहन की अनेक रियायतें दे रखी है।
वर्तमान में नेपाल की अनेक योजनाएं भारतीय सहयोग पर ही संचालित है। दोनों देशों में आने जाने के लिए पासपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। भारत और नेपाल के मध्य मतभेद के प्रमुख कारण इस प्रकार है। भारत नेपाल संबंधों में कटुता का प्रमुख कारण नेपाल का चीन की ओर झुकाव तथा भारत नेपाल व्यापार और पारगमन संधि है। सन 1950 की पारगमन संधि की शर्तों के अनुसार दोनों देशों ने यह निर्णय लिया था कि किसी भी विदेशी शक्ति को एक दूसरे की सुरक्षा की दृष्टि से स्वीकार नहीं करेंगे। जबकि 26 अप्रैल सन 1960 को नेपाल ने चीन के साथ मैत्री एवं रक्षा समझौता कर लिया है। संक्षेप में, नेपाल भारत व चीन दोनों से लाभ लेना चाहता है तथा भारत को शंका की दृष्टि से देखता है। इसी कारण दोनों में यदा कदा गतिरोध उत्पन्न होता रहा है। प्रश्न: राजीव गांधी जयवर्धने के 1987 के समझौते को स्पष्ट कीजिए। उत्तर: भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्रीलंका के जयवर्धने के मध्य 29 जुलाई 1987 को एक समझौता हुआ, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। पहला, तमिल बहुल उत्तरी और पूर्वी प्रांत में एकीकृत परिषद का गठन किया जाएगा। उत्तरी पूर्वी प्रांत के प्रस्तावित विलय पर 1 वर्ष बाद जनमत संग्रह किया जाएगा। यह कार्य भारतीय अधिकारी की उपस्थिति में होगा। दूसरा, 48 घंटे के अंदर तमिल उग्रवादी युद्ध विराम करेंगे, जिसे भारत एवं श्रीलंका की मिलीजुली सेनाएं लागू करेगी। अगले 72 घंटे के अंदर तमिल उग्रवादी अपने हथियार सौंप देंगे। तीसरा, सिंहली भाषा के साथ तमिल व अंग्रेजी राष्ट्रभाषा होगी। चौथा, 3 महीने में प्रांतीय परिषद के चुनाव होंगे। चौथा, उत्तरी पूर्व प्रांत से 15 अगस्त 1987 तक आपात स्थिति हटा दी जाएगी। छठवां, श्रीलंका की नौसेना की सहायता से तमिल छापामारों की गतिविधियां रोकनी होगी। सातवां, श्रीलंका भारतीय मूल के बागान श्रमिकों की वापसी एवं भारत से श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की वापसी का कार्य दोनों देश बराबरी से करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।